हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कम्युनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सीएचओ के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलो बिना देरी के अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी इफर्ट दैट प्रमोट द हेल्थ एंड प्रोलोंग द लाइफ। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रमोट करने के लिए हेल्थ स्टेटस को और लाइफ उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए आप कौन से इफर्ट ले सकते हो। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। तो बिल्कुल सही है, कम्युनिकेबल जो डिजीजेज है, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करके अपन क्या हेल्थ स्टेटस को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव द इन्वायरमेंट असिस्ट द सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। बिल्कुल इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के थ्रू, सेफ वाटर सप्लाई के थ्रू अपन हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन सी पर्सनल हाइजीन इम्प्रूव थ्रू द एजुकेशन। जो पर्सनल हाइजीन है उसको इम्प्रूव करके कैसे इम्प्रूव करेंगे? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, और उससे क्या होगा? हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होगा। हाइजीन मेंटेन होगी तो डिजीज कंडीशन कम होगी और हेल्थ स्टेटस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि इन सारे एफर्ट से अपन क्या कर सकते हैं? अपनी हेल्थ स्टेटस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। डिजीज कॉजेशन से रिलेटेड थ्योरी कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टाजियन थ्योरी, ऑप्शन बी है हेल्थ ट्राइड्स, ऑप्शन सी पावलोव थ्योरी एंड ऑप्शन डी मास्लो हायरार्की। तो जी डिजीज कॉजेशन से रिलेटेड थ्योरी की अपन बात करें तो वो होती है कॉन्टाजियन थ्योरी। कॉन्टाजियन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि कोई स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के लिए कोई जर्म होना चाहिए, इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे होना चाहिए। बात करें अदर की तो पावलोव थ्योरी, जैसा कि आप सभी जानते हो पावलोव ने दी थी, जिसमें उसने अपने डॉग है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ही वो बेल बजाता है डॉग है वो आता है और उसको फूड प्रोवाइड करता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल स्टिमुलाई के बीच में उसने क्या है रिलेशनशिप को शो किया था। तो वो डिजीज कंडीशन से रिलेटेड नहीं था, वो किससे रिलेटेड था? वो लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड था। ठीक है। नेक्स्ट है मास्लो हायरार्की। तो मास्लो हायरार्की में क्या डिनोट किया? जो फिजियोलॉजिकल नीड है, बेसिक नीड है, उनको मास्लो ने एक हायरार्की के थ्रू, एक चैन के थ्रू बताया कि सबसे पहले जो भी है उसकी बेसिक नीड कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में वो मूव करेगा सेफ एंड सिक्योरिटी की तरफ, उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ, उसके बाद में जो सेल्फ स्टीम है उसकी तरफ मूव करेगा। तो इसमें है मास्लो हायरार्की में रिलेटेड टू द नीड है, जो कि एक मोटिवेशनल थ्योरी है। तो डिजीज कॉजेशन की थ्योरी नहीं है। तो यहाँ पे डिजीज कॉजेशन की थ्योरी कौन सी है? कॉन्टाजियन थ्योरी है, वो डिजीज कॉजेशन की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आयुर्वेद एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिकेशन कम इनटू द एग्जिस्टेंस। आयुर्वेद एंड सिद्धा सिस्टम है, ये किससे रिलेटेड है? ये आयुष से रिलेटेड है। आयुष में क्या होता है? बात करते हैं थोड़ा सा आयुष के बारे में। तो आयुष क्या होता है? आयुष जो है ए यहाँ पे डिनोट करता है आयुर्वेद, यू फॉर योगा एंड नेक्स्ट वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर द होम्योपैथी। तो आयुर्वेद एंड सिद्धा सिस्टम है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था या फिर लागू किया गया था? तो ये लागू जो किया गया था वो किया गया था 1400 BC में। कब लागू किया था? 1400 BC। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्शन विच हेल्प नहीं है, ये हेल्प है, हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज एट इट्स एंटीसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हेल्थ स्टेटस को जो डिजीज प्रोग्रेस है उसको रोकने के लिए और जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकने के लिए अपन क्या है, कौन सा प्रिवेंशन करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन? हेल्दी जो इंडिविजुअल है उस पर अपन अप्लाई करते हैं, उसको ट्रू प्रिवेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अपन क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन देते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी डिजीज कंडीशन होने वाली है उसको अपन प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अपन क्या लेंगे? स्पेसिफिक डायग्नोसिस करेंगे और इंटरवेंशन यहाँ पे देंगे, ताकि अपन फर्दर जो
डिजीज़ कंडीशन है उसके एक्सटेंशन को रोक सके। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सा प्रिवेंशन काम में लोगे। तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन काम में लेंगे, वो लेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। बात करें जब टर्शरी प्रिवेंशन की, तो टर्शरी प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जो रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए, परमानेंट डिसेबिलिटी है उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो ये था प्रिवेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द ग्रीक सिस्टम ऑफ द मेडिकेशन नोन एज यूनानी वाज इंट्रोड्यूस बाई। सेम आयुष की रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है कि जो यूनानी टर्म है वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी इज सिख। तो जो यूनानी टर्म है वो मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड है और जो मुस्लिम्स के थ्रू क्या है इंट्रोड्यूस की गई थी। ये यूनानी भी इससे आयुष से ही रिलेटेड है, जिसमें आयुष का यू डिनोट करता है इसमें यूनानी को। और आयुष की बात करें तो आयुष जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 9 नवंबर 2014 में। कब गया था, 9 नवंबर 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था आयुष। आयुष को इससे पहले जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिकेशन एंड होम्योपैथी के नाम से जानते थे। आयुष का नाम जो है 9 नवंबर 2014 को दिया गया था। इससे पहले इसको क्या बोलते थे, इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिकेशन एंड होम्योपैथी। अपनी जो CHO की वैकेंसीज हैं उसमें क्या है कि जो आयुष वाले हैं, BMS वाले हैं, उनके लिए भी क्या है कुछ वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, बोर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूट इन। किसके बारे में पूछा गया है, बोर कमेटी के बारे में पूछा गया है कि बोर कमेटी कब एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1941। तो जो बोर कमेटी है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1943 में एंड इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो की गई थी 1946 में। तो यहाँ पे अपने कंस्टिट्यूट यानी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा 1943 में। कमेटी से रिलेटेड अपन ने क्लासेस बना रखी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। अगर आपको कम्युनिटी में कोई दिक्कत है या कम्युनिटी आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी क्लास विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर। क्वेश्चन फिर से कम्युनिटी से एक डायमेंशन के बारे में पूछा गया है कि टोटल कितनी डायमेंशन होती है हेल्थ की। तो टोटल डायमेंशन की अपन बात करें तो टोटल अपने पास में 8 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है वो होती है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड मेंटल, थर्ड इज सोशल, नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल, नेक्स्ट इज इमोशनल, नेक्स्ट इज वोकेशनल, नेक्स्ट वन इज द इंटेलेक्चुअल एंड लास्ट वन इज द फाइनेंशियल। तो इस प्रकार से टोटल अपने पास में 8 डायमेंशन होते हैं, जिसमें अलग अलग डायमेंशन के बारे में अलग अलग बताया गया है। क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन अपने को क्या डिनोट करती है, हेल्थ इज ए फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग होती है, साथ में जो डिजीज कंडीशन होती है उसकी एब्सेंस होनी चाहिए। तो जो हेल्थ के डायमेंशन है वो हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से आप याद कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए, मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, सोशली होनी चाहिए, स्पिरिचुअल होनी चाहिए, जो इमोशनल होनी चाहिए, वोकेशनल होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये सारे हैं वो हेल्थ के डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी एनाटॉमी एंड एब्रेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिजीज इज नोन एज। क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक्चुअली लॉस हो रहा है किसी बॉडी पार्ट के एनाटॉमी एंड एब्रेशन हो रहा है यानी रिडक्शन होता है फिजियोलॉजी यानी फंक्शंस में। तो ये जो डिजीज कंडीशन है वो उस टाइम पे प्रेजेंट हो रही है और उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं। क्या पूछा गया है कि किसी भी एनाटॉमी बॉडी पार्ट है उसका लॉस हो रहा है या फिर इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन आ रहा है किसी डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिजीज, ऑप्शन सेकंड है इम्पेयरमेंट, ऑप्शन सी है डिसेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज हैंडीकैप। तो आप बताइए आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है इम्पेयरमेंट।
तो इम्पेयरमेंट क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंजमेंट होना क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अपने पास में थी यहाँ पे, वो थी डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी जो है, जो इम्पेयरमेंट के आगे जो है वो एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन ये होगा कि जो इसकी एक जो क्लाइंट है वो अपनी एक्टिविटी है, सेंस है और मूवमेंट है, उसमें लिमिटेशन आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से अपन डिनोट कर सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन दैट लिमिट द एक्टिविटी, सेंस एंड मूवमेंट दैट इज नोन एज द डिसेबिलिटी। बट इम्पेयरमेंट में क्या होगा, इम्पेयरमेंट में जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, साइज है, वो ही चेंज होगी। नेक्स्ट है हैंडीकेप। हैंडीकेप में क्या होता है, परमानेंट डिसेबल होता है। डिसेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, और वहाँ पे जो भी मूवमेंट है, सेंस है, वो नील होंगे, उसको अपन डिसेबल बोलेंगे। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि जो लॉस हो रहा है डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग, जिसमें क्या का लॉस हो रहा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकली जो फंक्शन है उनका लॉस हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इम्पेयरमेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट है वो फॉल डाउन हो गया, और फॉल डाउन होने की वजह से उसको क्या है, इंजरी हुई है। इंजरी क्या हुई है, उसको फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर क्या होगा, फ्रैक्चर जो होगा वो यहाँ पे एक डिजीज़ होगी, उसका डायग्नोसिस होगा कि फॉल डाउन हो गया क्लाइंट, उसको फ्रैक्चर हो गया, वो उसकी डिजीज़ हो गई। डिजीज़ की वजह से क्या हुआ, इम्पेयरमेंट आया है। किस में आया है, जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसकी बोन में इम्पेयरमेंट आया है, उसकी स्किन है उसमें भी इम्पेयरमेंट आया है, तो वो क्या हुआ, इम्पेयरमेंट। यानी कि वहाँ पे जो उसकी साइज है और फंक्शन है वो क्या है, अल्टर्ड हुए हैं, उसी को अपन बोलते हैं इम्पेयरमेंट। फर्दर इसको एक्सटेंड करें तो इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होगा, वहाँ के जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्शन होंगे, वहाँ की जो एक्टिविटी है वो रेस्ट्रिक्शन होंगे, साथ में वहाँ का जो सेंसेशन है वो रेस्ट्रिक्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, एक एक्यूट सिचुएशन होगी, एक टेम्परेरी सिचुएशन होगी। अगर अपन ने उस फ्रैक्चर को ट्रीट नहीं किया है और वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी कोज कर देता है, वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट टोटली मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होगा परमानेंटली, तो उसको तो अपन हैंडीकेप्ड बोल देंगे। लेकिन कुछ टाइम तक फ्रैक्चर हुआ और कुछ टाइम तक, जितना टाइम में हील होता है उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में क्लाइंट है वो अपनी एक्टिविटी और रेंज ऑफ मोशन है वो वहाँ पे नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टोटली डैमेज हो गया है, कुछ टाइम के लिए उसकी मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्शन हुई है, तो उसको अपन डिसेबिलिटी बोलेंगे। और हैंडीकैप अपन उसी सिचुएशन में बोलेंगे जो परमानेंटली वहाँ से अगर किसी चीज़ का लॉस हो गया, चाहे वो फंक्शन का लॉस हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का लॉस हो, वो क्या होगा, हैंडीकैप्ड होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको चारों टर्म अच्छे से समझ में आई है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग एनुअल इज, क्या पूछा है क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग एनुअल, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो उसका सब्जेक्टिव सेंस आपको मिल रहा है, तो वो क्या है, ऑप्शंस क्या है, इलनेस, सिकनेस, डिजीज एंड मोर्टेलिटी। तो सब्जेक्टिवली आप किसी चीज़ को फील कर पा रहे हो कि आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो वो कंडीशन क्या होगी, इलनेस होगी। सिकनेस क्या होता है, सिकनेस होता है कि ऐसे आपको लगता है बीइंग इल, मतलब कुछ आपके साथ में छेड़खानी हुई है, ये आपको पता चलता है, कुछ आपका हेल्थ स्टेटस है वो अल्टर हुआ है, वो आपको पता चलता है, वो सिकनेस होती है। बट सिकनेस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप में डिजीज़ कंडीशन हो ही, ये ज़रूरी नहीं होता। बट इलनेस वो स्टेट होती है वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मुझे कोई डिजीज़ कंडीशन हुई है, मेरे हेल्थ स्टेटस में डेविएशन आया है। सिकनेस है वो नॉर्मली भी हो सकता है, विदाउट डिजीज़ कंडीशन भी हो सकता है। डिजीज़ कंडीशन का आप जानते हो कि हेल्थ स्टेटस में अल्टरेशन होगा, वो डिजीज़ होगी। मोर्टेलिटी रिलेटेड टू द डेथ। ओके, तो सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग एनुअल, सब्जेक्टिवली क्लाइंट है खुद फील कर रहा है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं इलनेस। सिकनेस में ज़रूरी नहीं होता कि, सिकनेस में होता क्या है, सिकनेस में ये लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ या बीमार होने जा रहा हूँ, इस तरह के उसको सिम्टम होते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि इलनेस की प्रेजेंस हो या फिर डिजीज़ कंडीशन की ही प्रेजेंस हो, बट इलनेस में डिजीज़ कंडीशन की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है CHEB स्टैंड फॉर, क्या पूछा गया है, CHEB की फुल फॉर्म पूछी गई है।
तो CHEB किसके लिए अपन यूज़ में लेते हैं, CHEB यूज़ में लेते हैं अपन सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। किसके लिए ये, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, CHEB होता है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंशन ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद इन द कम्युनिटी इज। पीछे क्वेश्चन जो है वो डायमेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हेल्थ डायमेंशंस के बारे में ही पूछा गया है, जो अपन ने पिछली क्वेश्चन में डिस्कस की है कि टोटल अपने पास में 8 डायमेंशन होते हैं हेल्थ के। उसी में से एक की डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाई एंड एक्सटेंशन ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद इन कम्युनिटी, कि किसी भी इंडिविजुअल है उसके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है और वो जो कम्युनिटी के साथ में इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होता है। तो कम्युनिटी के साथ सोशली जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होता है, वो अपन इंक्लूड करते हैं सोशल हेल्थ में। फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटेड टू द फाइनेंस बजट, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू द वोकेशन एंड स्पिरिचुअल रिलेटेड टू द जो सुपर नेचुरल पावर है उससे। तो सोशल हेल्थ में अपन डिटरमाइन करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और इन्वॉल्वमेंट कितना है कम्युनिटी के साथ में, किस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोशल हेल्थ, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हेनले कोच पासवेल एक्सप्लेन। कोच पासवेल है, उसने किसके बारे में एक्सप्लेन किया था। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए कॉन्टाजियन थ्योरी, ऑप्शन बी जर्म थ्योरी, ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी एंड ऑप्शन डी हेल्थ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो जो कोच पासवेल है उन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी दी थी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन जर्म थ्योरी के बारे में। तो जर्म थ्योरी जो है उसने कोच पासवेल ने बताया था कि अपने पास में टोटल 4 क्राइटेरिया होने चाहिए। क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए कि किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के लिए स्पेसिफिक पैथोजन यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के लिए स्पेसिफिक पैथोजन होना चाहिए। नेक्स्ट उसने बताया कि जो पैथोजन है वो इजीली आइसोलेट हो सकता है, इजीली आइसोलेट होना चाहिए और उसको अपन क्या है कल्चर मीडिया में कल्चर कर सकते हैं, ऐसा अपने पास में पैथोजन होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो कल्चर मीडिया में अपन ने पैथोजन है उसको कल्चर किया है, उसको अगर अपन न्यू होस्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो न्यू होस्ट में भी सेम डिजीज कंडीशन कोज करनी चाहिए जैसी वो पहले वाले होस्ट में कर रहा है। ये थर्ड क्राइटेरिया था इनका। और फोर्थ क्राइटेरिया क्या था कि जो न्यू होस्ट में अपन ने जो कल्चर किया हुआ पॉजिटिव एजेंट डाला था वो न्यू होस्ट से अपन वापस लेके कल्चर करेंगे और नेक्स्ट होस्ट में जाएगा तो वो उसमें भी सेम ही डिजीज कंडीशन कोज करना चाहिए। ये इसके क्राइटेरिया थे किसके, जर्म थ्योरी के, कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपन आइसोलेट कर सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करने के बाद में न्यू होस्ट में अपन इंजेक्ट करेंगे तो सेम डिजीज करनी चाहिए और न्यू होस्ट से लेके अपन दोबारा से उसको नेक्स्ट होस्ट में देंगे तो उससे भी सेम डिजीज कंडीशन वो कोज करेगा, तो वो होगी उसकी जर्म थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेंड MLHPS would broadly be expected to। अब ये MLHPS क्या होता है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, जिसको शॉर्ट में MLHP यहाँ पे लिखा गया है। तो वो क्या क्या वर्क करते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन प्रमोटिव एंड क्रिएटिव केयर, बिल्कुल। जो MLHP स्टाफ है वो ये सारे जो फंक्शन है वो करता है। ब्रॉडली अपन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सारे फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होने वाला है। तो ये थे अपने क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। साथ ही आप अपनी कोई सजेशन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर अपनी जो सजेशन है वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो कि आपको किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अपन जो सिलेबस लेके आ रहे हैं वो CHO के अकॉर्डिंग है। पूरा साइड से जो सिलेबस है वो अपन ने यहाँ पे लिया है और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन है वो कलेक्ट किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन थ्योरी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में स्पेसिफिक कोई डाउट है या फिर आपको ये रिक्वायर्ड है कि ये टॉपिक हमें पहले चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जो भी सजेशन है वो अपन
उसके रिगार्डिंग क्लासेस बना देंगे। ओके, अभी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।